सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। जी हाँ, आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसी मूवी जो शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री को पहले ही बना देनी चाहिए थी। ये एक ऐसी मूवी है जिस टॉपिक पे सभी लोग बात करने से भी घबराते हैं, लेकिन इसके डायरेक्टर ने ये हिम्मत की है और फिल्म बहुत ही उम्दा बनाई गई है। इस सोच की हमारे समाज को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इतने सेंसिटिव मुद्दे को भी इतनी सहजता और सादगी और मर्यादाओं में रहते हुए निभाया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओ माय गॉड मूवी की। यहाँ पे हम देखते हैं कांति भाई को, जो एक शिव मंदिर के सामने बैठे हुए भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं और अपने परिवार की खुशियाँ उनसे मांग रहे हैं। कांति भाई उज्जैन नगरी में महाकाल के मंदिर के आगे प्रसाद और चढ़ावे आदि की दुकान, मंदिर के बड़े पुजारी की शरण में रहने वाले कांति भाई एक बहुत ही आस्थावादी आदमी हैं। और अब हमें उनकी फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें उनकी पत्नी है, एक बेटा है और एक, जिसमें बेटे का नाम विवेक और बेटी का नाम दमयंती उर्फ दमू है। कांति की बेटी एक छोटे स्कूल में पढ़ती है, लेकिन बेटा एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। लेकिन वो इंटरनेशनल स्कूल भी है तो इंडिया में ही, और उसमें स्टूडेंट आते तो हमारे इसी ही समाज से है। और एक दिन विवेक अपने दोस्त के घर पर जाता है और घर वालों से कह देता है कि आज रात वो वहीं पर बिताएगा। अगली सुबह जब होती है तो विवेक हॉस्पिटल में पाया जाता है। ये सब सुनने के बाद कांति भाई भागकर हॉस्पिटल जाते हैं और सबसे पहले अपने बेटे से मिलते। उसके बाद कांति डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर उसे कुछ ऐसी बातें बताता है जो कि कांति को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। डॉक्टर कांति को बताता है कि उसने कुछ ऐसी गोलियां खाई है जिसकी वजह से वो रात भर जागा। इस पर कांति भाई कहते हैं कि जब कोई बच्चा रात भर सोएगा नहीं, उसकी नींद पूरी नहीं होगी तो वो बीमार तो पड़े। इस पर डॉक्टर कांति भाई को पूरी सच्चाई बताते हैं और कहते हैं कि विवेक ने कुछ ऐसी गोलियां खाई है जो हम सुहाग रात के समय खाते, और इन्हीं गोलियों की वजह से वो रात भर सोया नहीं है और उसकी ये हालत। ये बात सुनकर कांति भाई को विवेक पर बहुत ही गुस्सा आता है। वो उस पर बहुत तेज तेज चिल्लाता है, क्योंकि वो ठहरे एक आस्थावादी आदमी। उनकी नजरों में तो ये सब कुछ पाप था। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो यह थी कि आखिर विवेक ये सब कुछ कर क्यों रहा था। सच जानने के लिए कांति विवेक के एक दोस्त से मिलता है और उससे सच जान लेता है। वो उसे बताता है कि एक डांस कंपटीशन के दौरान विवेक की एक पार्टनर बनी थी। दोनों बहुत ही अच्छा डांस भी कर रहे थे, लेकिन कुछ जलने वाले दोस्तों ने उन दोनों की दोस्ती उड़ा दी। उसके दोस्तों ने उसका खूब सारा मजाक उड़ाया और सबसे बड़ा मजाक था उसके लिंग के लिए, जिसके बारे में उसके दोस्तों ने उसके मन में बहुत सारी गलत जो है वो धारणा कर दी थी। और बच्चा बेचारा इन सब के बारे में पूछे भी तो किससे पूछे, इसीलिए वह नीम हकीम और मेडिकल स्टोर वालों के चुंगल में फंस जाता है। अब कांति भाई महादेव से प्रार्थना करते हैं कि मेरा बेटा इन सभी समस्याओं से बाहर निकल आए। लेकिन देवों के देव महादेव तो जानते हैं कि अब कांति भाई के बेटे के पास कितनी सारी मुसीबतें और आने वाली। इसीलिए महादेव अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजते हैं, जो कोई और नहीं हमारे अक्षय कुमार, जिन्हें कांति हमेशा महाराज कहकर पुकारता है। कुछ दिनों के बाद स्कूल के प्रिंसिपल कांति भाई को और विवेक को स्कूल में बुलाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि विवेक ने जो हरकत की है उसके लिए वो उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। लेकिन कांति भाई को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि विवेक ने ऐसा क्या कर दिया कि उसे स्कूल से निकाला जा रहा है। उसके बाद कांति भाई को एक वीडियो क्लिप दिखाई जाती है जिसमें विवेक स्कूल के बाथरूम में कुछ गलत हरकतें कर रहा होता है। ये वीडियो उसके कुछ जलने वाले दोस्तों ने बना ली थी और हर जगह शेयर भी कर दी थी। इसीलिए स्कूल वाले ये फैसला लेते हैं कि विवेक को वो किसी भी हालत में अब इस स्कूल में नहीं रखेंगे। धीरे धीरे करके ये वीडियो पूरे शहर में वायरल हो जाती है और ये वीडियो वायरल होते होते उसके घर तक भी पहुँच जाती है। अब विवेक और उसकी फैमिली किसी को भी मुँह दिखाने लायक भी नहीं रहती। कांति जब ये सब कुछ देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जो उसकी इमेज है वो है एक श्रद्धावान और भक्ति वाले आदमी। कांति भाई किसी से भी नजरें उठाकर बात भी नहीं करते हैं और अब वो ये फैसला करते हैं कि वो यहाँ पर नहीं रहेंगे, वो किसी रिलेटिव की यहाँ चले जाएंगे ये शहर छोड़कर। वो सभी स्टेशन पहुँचते हैं और वहाँ पर अगली सुबह की ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पर विवेक रेल की पटरी पर पहुँच जाता है और आत्महत्या करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर एक बार फिर कांति भाई की मुलाकात होती है अक्षय कुमार यानी महादेव महाराज से, और वो उन्हें कहते हैं कि विवेक कहाँ है।
शायद वो यहाँ पर नहीं है, तुम उसे देखो। दरअसल वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि विवेक आत्महत्या करने जा रहा है। कांति भाई विवेक को देखते हैं और भागकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो विवेक को नहीं क्योंकि उसे तो महादेव महाराज पहले ही बचा चुके होते हैं। कांति भाई महाराज को अपनी सारी समस्याएं बताते हैं। कांति भाई को महादेव महाराज थोड़े पागल से लगते हैं क्योंकि वो पहेलियों में बात ज्यादा करते हैं। महादेव महाराज कांति भाई से कहते हैं कि क्या तुम्हें भी सारी दुनिया की तरह लगता है कि तुम्हारा बेटा गलत है, और अगर गलत है तो वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? क्या तुमने जानने की कभी कोशिश की है? अब कांति भाई को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका था कि जो गलती विवेक ने की है वो गलती दरअसल विवेक की नहीं है, बल्कि हमारे स्कूल वालों की, मेडिकल स्टोर वालों की, आबा हकीम से वो मिला उनकी। क्योंकि अगर उसे सही तरह से किसी से भी ज्ञान मिल गया होता तो आज वो इतनी बड़ी गलती ना करता और इस कगार पर वो और उसका परिवार ना खड़े होते। वो 4 लोगों पर केस दर्ज करता है, पहला स्कूल पर, फिर मेडिकल स्टोर वालों पर, बाबाओं पर और खुद पर, और वो पहुंच जाता है कोर्ट अपने एक वकील को लेकर। खुद पर केस करने वाले शख्स को देखकर जज साहब भी हैरान रह जाते। कांति भाई उन्हें कहता है कि मैं इन सब पर केस करना चाहता हूं और मानहानि का दावा करना चाहता हूं, क्योंकि इन 4 लोगों की लापरवाही के कारण मेरा बेटा आज यहाँ तक पहुँच गया है। मैं चाहता हूँ कि ये सारे लोग मेरे बेटे से माफी मांगे और मानहानि के तौर पर उन्हें 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए और 101 रुपए महाकाल के चढ़ावे के रूप में दिए जाएं। तभी यहाँ पर कामिनी नाम की एक वकील की एंट्री होती है जो बहुत ही तेज तर्रार वकील हैं। कामिनी जज साहब से कहते हैं कि इस केस को वैसे तो अभी की अभी डिसमिस कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी इन्हें अपनी बात कहने का एक मौका तो देना ही चाहिए। अब कामिनी ये केस ले लेती है। जो कांति भाई का वकील होता है वो ये केस छोड़ देता है क्योंकि वो सोचता है कि कामिनी के आगे उसकी हार तो पक्की है। कांति भाई के पास कामिनी के सामने खड़ा होने वाला कोई वकील नहीं था और ना ही कोई और इस केस को लेना चाहता था, इसीलिए वो जज साहब को कहते हैं कि मुझे जो हर बार देते हैं दे दीजिए तारीख। तो जज साहब उन्हें अगली तारीख दे देते हैं। इसके बाद कांति इस केस को सुलझाने में लग जाता है और अब इस केस के लिए कांति कुछ भी कर सकता है, इसलिए सबसे पहले तो वो इस केस को समझने की कोशिश करता है और उसके बाद ढेर सारी पढ़ाई करता है। और इन सब में इनका साथ दे रही थी इनकी बेटी दमयंती। कांति भाई तारीख वाले दिन कोर्ट पहुंच जाता है और वहां पर जाकर देखता है कि कोर्ट रूम की हालत जो है वो बहुत खराब है, और वो वहां पर पहले तो सारी सफाई करता है और उसके बाद तैयार हो जाता है। जज साहब के आने पर वो इस केस को खुद ही हैंडल करने की अपील करता है, जिस पर जज साहब भी मान जाते हैं और वो कांति भाई को थैंक यू कहते हैं क्योंकि उन्होंने कोर्ट रूम को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर दिया। कांति भाई अपने जूते चप्पलों को बाहर भी निकाल कर आए थे। वो कहता है कि ये न्याय का मंदिर है और वो मंदिर में कभी भी जूते चप्पल पहनकर नहीं आता है। ये सारी बातें जज साहब को बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये केस है वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ था और उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही थी। कांति यहाँ पर सभी को धर्म के 4 स्तंभों के बारे में बता, धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम के बारे में। कांति भाई आगे कहते हैं कि इनमें अश्लीलता भी है, लेकिन अगर इन्हें अच्छी तरह पढ़ा जाए तो ये हमें अश्लील नहीं लगेगा। जिस पर कामिनी कहती है कि स्कूल की भी अपनी कुछ मर्यादाएं होती है, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी उठाया और पढ़ा दिया। काफी डिबेट होने के बाद जज साहब इस केस को रजिस्टर कर लेते हैं। फाइनली ये केस जो है वो रजिस्टर हो चुका था और अब कांति भाई बहुत ही ज्यादा खुश। वो इतने खुश थे मानो कि उन्होंने ये केस ही जीत लिया हो। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, कांति को ज्यादा नॉलेज है नहीं, इसीलिए वो इतना ज्यादा खुश है, लेकिन अभी तो आगे बहुत सारी अड़चने आनी वो है बाकी है। आगे कामिनी समझ चुकी थी कि इस केस को कैसे सॉल्व करना है। वो सारी पढ़ाई करके आई थी और इसीलिए वो विवेक को यहाँ कटघरे में बुला। कामिनी यहाँ विवेक से बहुत ही उल्टे सीधे सवाल पूछ जिनका जवाब विवेक नहीं दे पाता है और साथ ही अपना सर भी ऊपर नहीं कर पाता और वो कोर्ट से भाग जाता है। इन सब के बाद जब कांति भाई अपने घर पर पहुंचते हैं तो घर के बाहर उनकी मुलाकात महादेव महाराज से एक बार फिर से होती है। वो कांति भाई से कहते हैं कि आप वो बोलो जो कानों को अच्छा लगे, आप वो बोलो जो समाज को अच्छा लगे। ये सुनकर कांति भाई उनसे कहते हैं कि आपकी ये सारी बातें किसी को समझ में आती भी हैं या नहीं आती। कि महादेव महाराज कहते हैं कि मुझे जिसको जो समझाना होता है वो तो समझ ही जाता है। कुछ देर बाद कांति को समझ में आ जाता है कि महाराज क्या बोल रहे। उनकी बातों पर गौर करने के बाद अगले दिन कांति भाई फिर से कोर्ट पहुँचते। कांति भाई को पता है कि कामिनी अब उसकी बेटी दमयंती और उसकी बीवी को भी कटघरे
कटघरे में जरूर बुलाएगी, जिसका होमवर्क कांति भाई पहले से ही करके आए। जो सवाल कामिनी उनकी वाइफ और उसकी बेटी से पूछ रही थी, उनका वो जवाब ओपन माइंडेड होकर बहुत ही खूबसूरती से देती जा रही है। फिर कामिनी कटघरे में एक औरत को पेश करती है जो दरअसल में एक प्रोस्टिट्यूट होती है, जिसके बाद कामिनी बताती है कि इनका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता है और स्कूल उसे अलाउ भी करता है। स्कूल से बाहर चाहे आप जो कुछ भी करें, लेकिन स्कूल के अंदर आपको हद में रहना होगा। और अगर स्कूल ने डिसिप्लिन को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई फैसला किसी स्टूडेंट के खिलाफ लिया है तो इसमें क्या गलत। इस बात पर कांति की जो बोलती है वो बंद हो जाती है और अगले दिन फिर से कांति की मुलाकात होती है महाराज। वो उससे कहते हैं कि अगर सवाल नहीं करोगे तो जवाब कहाँ से मिलेगा, और जवाब ही सवाल है। ये सब सुनने के बाद कांति भाई अच्छी तरह से समझ गए थे कि उसे अब बहुत सारे सवाल और जवाब करने हैं। कांति उसी प्रोस्टिट्यूट को वापस बुलाता है और उससे सवाल करना शुरू करता है। वो कुछ पोजीशंस के बारे में उससे बात कर रहा था और वो औरत भी उसे जवाब दे रही। इसके बाद कांति भाई कहते हैं कि वो तो अपनी भूख मिटाकर चले जाते, तुम इन सब से खुश हो। इस पर वो औरत मना कर देती है और कहती है कि कुछ लोग मुझे नोचने के लिए आते हैं और कुछ लोग उल्टे सीधे काम करने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए मेरे पास आते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो वहाँ सामने बैठकर रोते रहते हैं। तो इस पर कांति भाई कहता है कि अगर उन्हें पहले से ये सब कुछ आता होता तो शायद उन्हें और तुम्हें ये इतनी ढेर सारी परेशानियां नहीं होती। जिस पर वो औरत भी हाँ कहती है। अब कांति उनसे एक आखिरी सवाल करना चाहता है। वो उनसे पूछता है कि आप अपने बच्चे को कैसे स्कूल में भेजना चाहते हैं? ऐसे स्कूल में जहां वो इन्हीं अज्ञानी लोगों की लाइन में आकर खड़ा हो जाए, या फिर ऐसी जगह पर जहां पे काम शास्त्र का ज्ञानी हो, अपनी बीवी, पत्नी, प्रेमिका के शरीर और उसके मन दोनों की इज्जत करे। वो औरत कांति भाई की दूसरी बात से पूरी तरह से सहमत होती है और वो वहाँ से जाने लगती है तो कांति भाई बिल्कुल झुककर उसको प्रणाम करते हैं। इस पर जज साहब कहते हैं कि तुम उन्हें प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो कांति भाई कहते हैं कि मैं एक ऐसी माँ को प्रणाम कर रहा हूँ जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रही है, क्योंकि उससे बड़ा और कोई शिक्षक नहीं है। कोई भी स्कूल अपना सब कुछ शिक्षा के लिए दांव पर नहीं लगा सकता। और इसके बाद फिर से जबरदस्त डिबेट होती है और डिबेट एक बार फिर से पहुंच जाती है स्कूल की गलती पर। कांति फिर से कहता है कि अगर विवेक को ये सब कुछ स्कूल में सिखाया गया होता तो आज मेरा बेटा यहाँ पर खड़ा नहीं होता। कांति भाई सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे। इस पर कामिनी कहती है कि सेक्स एजुकेशन को पढ़ाने का स्कूल के पास कोई भी तरीका नहीं है। अगर आपके पास कोई तरीका है तो वो जरा बता दीजिए। इसका तरीका वहाँ पर बैठे किसी भी आदमी के पास और कांति भाई के पास नहीं था। तो इस पर कामिनी कहती है कि अगर आपको कोई तरीका नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ आप अपना केस वापस ले लीजिए, और अगर कोई तरीका हो और जो कि वल्गर ना हो तो हमें बता दीजिएगा। कुछ दिनों बाद कांति भाई की मुलाकात होती है एक बार फिर से महाराज से, जहाँ पर वो उसे फिर से एक बार अपना ज्ञान देना शुरू करते हैं। वो उससे कहते हैं कि सच को दबाओ मत, सच को बताओ, क्योंकि सच हमेशा नग्न होता है। जो जैसा है उसको वैसा ही बता दो, क्योंकि सत्य सुंदर होता है और सुंदर ही शिव होता है। और यहाँ पर वो दोनों कचौरी भी खा रहे होते हैं। भोलेनाथ उसे एक कचौरी देते हैं और कहते हैं कि कचौरी को देख कर खाना, क्योंकि असल में वो उसे उस कचौरी में जो पॉलीथीन था उसके माध्यम से कुछ समझाना चाहते थे। अब कांति को ये बात तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि उसे अब सब कुछ खुलकर बताना है। अगले दिन वो कोर्ट में ह्यूमन बॉडी के कुछ पोस्टर्स लेके जाता है जो बिल्कुल नग्न होते हैं, जिन्हें देखकर कामिनी कहती है कि ये वल्गर है और इन्हें हटा देना चाहिए। इस पर कांति भाई कहते हैं कि ये तो हर एक स्कूल और कॉलेजेस में पाए जाते हैं। इन्हीं को देखकर शिक्षक ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, फिर ये वल्गर कैसे हो सकते हैं? तो फिर हम इन पोस्टर्स के द्वारा गुप्तांग के बारे में क्यों नहीं बता और समझा सकते हैं? और कांति भाई ये भी कहते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक आदमी की पहचान होता है उसका लिंग। फिर आज इसी लिंग के बारे में बात करते हुए हम क्यों इतना डर रहे हैं? यहाँ तक कि सरेआम इंटरनेट पर इन सब के बारे में गलत और सही इंफॉर्मेशन दी जा रही है और बच्चों को बहकाया जा रहा है। तो अगर इन सब की सही शिक्षा स्कूल में दी जाएगी तो बच्चे इंटरनेट के थ्रू इन सब को देख देख कर गलत राह पर नहीं चले। इसके बाद कांति भाई एक सॉलिड स्पीच देते हैं, जिसके कारण ये केस कांति भाई की तरफ झुकने लगता है। लेकिन आखिर में कामिनी वहाँ पर मौजूद लोगों से पूछती है
कि आप में से कौन कौन चाहता है कि इस विषय पर स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। इस पर एक दो लोग ही हाथ उठा पाते हैं, बाकी कोई भी हाथ नहीं उठाता है। लेकिन इन सारी बातों का बाहर जो है वो प्रभाव बहुत ही सॉलिड हुआ था। सभी लोग चाहते थे कि स्कूल में ये एजुकेशन दी जानी चाहिए और वो लोग इसकी नॉलेज भी लेना चाहते थे। और अब स्कूल को ये लगने लगा था कि कहीं न कहीं वो ये केस हार रहे हैं और अब बात स्कूल की इज्जत पर आ गई। इसीलिए स्कूल वाले कांति भाई के साथ एक मीटिंग फिक्स करते हैं और उन्हें 1 करोड़ रुपए ऑफर करते हैं, जिसे कांति भाई मान लेते हैं। इस 1 करोड़ के बदले वो कांति से डिमांड करते हैं कि वो केस को वापस ले ले और कांति भी केस फाइल पर साइन कर देते हैं। लेकिन मन ही मन ये सब कुछ उनको अच्छा नहीं लग रहा था और जब वो घर पे जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बहुत ही गंभीर चोटें लगती है। और अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और यहाँ पर जैसे ही उसको होश आता है तो महादेव उसको बताते हैं कि तुम मर चुके हो। और महादेव उससे कहते हैं कि मैंने सोचा था कि तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगे, कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और तुम रास्ते से भटक चुके हो और इसका परिणाम तो सिर्फ मौत ही है। उसके बाद महादेव उसको साक्षात दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मौत के कारण तुम्हारी फैमिली देखो कैसे रो रही है और मेरे सामने तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं कर रही है। तुमने जो किया उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है पूरी पब्लिक पर और मैं तुम्हें एक लास्ट मौका देना चाहता हूं कि तुम अपनी गलती सुधार सको। और आज कोर्ट में लास्ट हियरिंग है तो महादेव उसे अपनी सुपर कार में बिठाते हैं और कोर्ट रूम के सामने उतार देते हैं और महादेव उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि महादेव अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। और कोर्ट में हियरिंग के दौरान जो कांति है वो सॉलिड स्पीच देता है और लास्ट में एक स्टेटमेंट देता है। वो कहता है कि ये कहानी 1835 में अंग्रेजों के समय में शुरू हुई। हार्ड में काले नाम का एक आदमी यहाँ पर आया था और उसने गुरुकुल की पढ़ाई को बंद करके अंग्रेजी पद्धति की पढ़ाई यहाँ पर शुरू कर दी। इसने हमारी सारी शिक्षा पद्धति को बदल कर रख दिया। हमारी गुरुकुल की पढ़ाई भी बदल दी, जहाँ पर कामशास्त्र को भी पढ़ाया जाता था। हमारी शिक्षा पद्धति एक ब्रिटिश एक्ट के तहत बदली गई थी, लेकिन आज भी आज़ादी के बाद भी हम उसी एक्ट का पालन कर रहे हैं। और वहाँ ब्रिटिश के लोग गुरुकुल की पढ़ाई को अपने साथ लेकर चले गए और वहाँ पर अपने लोगों को इसकी संपूर्ण शिक्षा दी जा रही है। वहाँ पर उन्होंने इस पढ़ाई का नाम आधुनिक पढ़ाई रखा और वो हमसे बहुत आगे निकल गई और हम उन्हीं की शिक्षा पद्धति को ढोते हुए उनसे पीछे रह चुके हैं। और थोड़ी देर में यहाँ पर विवेक भी आ जाता है और कामिनी उससे फिर से सवाल पूछती है कि क्या उसने उस दिन गलत किया। तो विवेक बिना झिझके उसे जवाब देता है और कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि उसे सही और गलत के बारे में किसी ने कुछ बताया ही नहीं। जब उसे पता ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है तो फिर उसने गलत कैसे किया। साथ ही उसने कहा लेकिन उसने जिस जगह पे ये किया वो उसने गलत किया, इसीलिए वो स्कूल से अपने किए की माफ़ी मांगता है और एक बार फिर से स्कूल में एडमिशन दिलाने की गुहार लगाता। फिर कामिनी उसे कहती है कि बड़ी ही बेशर्मी की बात है कि तुमने जो गलत किया तुम उसको गलत ही नहीं मान रहे। लेकिन धीरे धीरे वहाँ जमा पब्लिक है वो विवेक का सपोर्ट करने लगती है और कहती है कि विवेक ने कुछ भी गलत नहीं किया है, जो विवेक ने किया है वो हर कोई करता। पर जितने भी पब्लिक जमा थी वो सभी कांति भाई से बहुत ही प्रभावित होकर यहाँ पर आए और आखिर में इस तरह कांति भाई इस केस को जीत जाते हैं। आखिर में जज साहब फैसला सुनाते हैं कि जो भी गलती थी वो हमारे एजुकेशन सिस्टम की थी और जल्दी से मैं गुजारिश करूँगा कि इस शिक्षा पद्धति को हमारी एजुकेशन सिस्टम में लागू किया जाए और विवेक को दोबारा स्कूल में एडमिशन दिया जाए और कांति भाई को 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये और 101 रुपये हर जाने के रूप में ये चारों आदमी दें ताकि वो महादेव का चढ़ावा चढ़ा सके। और अंत में कामिनी कांति भाई से माफ़ी मांगती है और उनसे कहती है कि मैं बताती हूँ कि आप ये केस क्यों जीते हो, क्योंकि आप परिवार के लिए लड़ रहे थे और मैं व्यापार के लिए लड़ रही थी, इसीलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। पूरी मूवी में भक्त और भगवान के बीच में एक बंधन को दिखाया गया है कि भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे हम अच्छे कर्म करें और चाहे हम
बुरे कर्म का। और आखिर में एक बार फिर से सिद्ध हो जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम। सेक्स जैसे मुद्दे पर होते हुए भी ये मूवी बिल्कुल भी वल्गर नहीं है और पूरी मूवी में एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बनी हुई है। पर्सनली मुझे तो ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी है। आपको ये मूवी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर बात करूं मैं इसके अभिनय की तो अक्षय कुमार, इन्होंने तो जिस तरह ओ माय गॉड 1 में कमाल किया था वही कमाल दोबारा किया है। वो महादेव के गेटअप में एकदम परफेक्ट लग रहे हैं। और बाकी कलाकारों ने भी, जैसे कि कांति भाई ने अपने किरदारों को निभाया भी है। ये मूवी बहुत ही अच्छी है और दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद भी की जा रही है। तो ये कहानी मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी। ज़्यादातर देखा जाता है कि कहानी अपने पहले भाग के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर और निर्देशक ने बिल्कुल नया एक जो मुद्दा है वो इस मूवी में उठाया है और बहुत ही सेंसिटिव से मुद्दे को बहुत ही मर्यादाओं में रहते हुए बहुत ही सुंदर तरह से समझाया गया है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। और यहाँ पर किरदारों की बात करूँ तो सभी ने अपने अपने किरदार बखूबी निभाए हैं और हमारे अक्षय कुमार बिल्कुल महादेव लग रहे हैं और कांति भाई और बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने किरदार को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है।